पहला क्वेश्चन है दैट इज अ मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। पहला क्वेश्चन क्या है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली सबको समझ में आएगा। देखिएगा काफी सिंपल सा इंपॉर्टेंट है। अ मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के रिगार्डेड कॉजेटिव फैक्टर, मेजर कॉजेटिव फैक्टर यहां पर पूछा है। हालांकि सभी कॉजेटिव फैक्टर यहां पर हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पेप्टिक अल्सर कोज करता है वो कॉजेटिव फैक्टर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर देखिएगा, ई कोलाई, इस्चीरिया कोलाई इसको अपन कहते हैं। सेकंड नंबर बी ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकाई, सी ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकाई और डी ऑप्शन है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिसको एच पाइलोरी अपन कहते हैं। चलेगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ऑप्शन आपको मैंने बता दिया है, पहला ऑप्शन ई कोलाई, सेकंड ऑप्शन स्ट्रेप्टोकोकाई, थर्ड ऑप्शन स्टेफाइलोकोकाई और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी एच पाइलोरी। चलेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देना है, 2 सेकंड में दूंगा, हर क्वेश्चन के लिए केवल 2 ही सेकंड दूंगा, उसके बाद करेक्ट आंसर बताना है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ज्यादा डिटेल्स अपन डिस्कस नहीं करेंगे, जो कॉन्सेप्ट की बात होगी वो करेंगे, बाकी आगे बढ़ते रहेंगे। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, 2 सेकंड आपका कंप्लीट होता है और मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी एच पाइलोरी जो है, एच पाइलोरी जो है वो मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है पेप्टिक अल्सर का, याद रहे भूलना नहीं है। कौन है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि मेजर कॉजेटिव एजेंट माना जाता है पेप्टिक अल्सर का। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, याद रहे। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन है और मैं आपको बता देना चाहूंगा इन सभी जो क्वेश्चन हैं उनसे रिगार्डेड अवेलेबल करवा रखे हैं, सेशन अवेलेबल करवा रखे हैं आपको इसी जीवन एजुकेशन पर, जरूर से उनको एक बार विजिट कीजिएगा और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए और सभी को इनका बेनिफिट हो जाए, क्योंकि आज के सेशन के अंदर काफी कुछ अपन कवर करने वाले हैं। चलेगा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहां पर है डिस्फेजिया मींस, डिस्फेजिया का मीनिंग क्या होता है, डिस्फेजिया एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो आपको बताना है। चलेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर है एब्सेंस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग का एब्सेंस होना। सेकंड ऑप्शन है यहां पर डिफिकल्टी इन सोलोविंग में डिफिकल्टी होना। सी ऑप्शन है यहां पर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होना और डी ऑप्शन यहां पर है डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट का डिक्रीज हो जाना। चलेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। डिस्फेजिया क्या होता है, क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है आपसे, डिस्फेजिया क्या होता है, डिस्फेजिया का मींस यहां पर आपको बताना है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिएगा, 2 सेकंड में आपको देता हूं, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डिफिकल्टी इन सोलोविंग, डिफिकल्टी इन सोलोविंग दैट इज अ डिस्फेजिया। और डिस्फेजिया के रिगार्डेड मैंने ऑलरेडी मेजर सेशन लगा रखा है, मेजर सेशन आपको अवेलेबल करवा रखा है, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। डिस्फेजिया, डिस्प्लेजिया, डायरिया, डिस्टेंशन सब कुछ आपको अवेलेबल करवा रखा है आपकी इसी जीवन एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो जरूर से उनको विजिट कीजिएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा स्पीडली चलूंगा, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया हूं कि आज का सेशन अपन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन के अंदर कोशिश करेंगे कि 3 यूनिट अपन कंप्लीट करें, क्योंकि क्वेश्चन सारे मोल्डेड करके मैंने बना लिए, सारे मोल्डेड करके हमने निकाल लिए, सारे मोल्डेड करके हमने क्वेश्चन दिखा दिए आपके सामने। और बिल्कुल अगर इन्हीं क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, इन्हीं क्वेश्चन को आपने याद कर लिया और ये क्वेश्चन आपको याद है, तो यहां से बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पुटअप होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसिलरी डिसेंट्री, बैसिलरी डिसेंट्री पॉजिटिव एजेंट इज, बैसिलरी डिसेंट्री का पॉजिटिव एजेंट कौन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बीपीसीसीएचएन का जो एग्जाम हो रखा है, पहले जो प्रीवियसली एग्जाम हुए थे उसके अंदर एज इट इज क्वेश्चन आया था कि बैसिलरी जो डिसेंट्री होती है वो किसका पॉजिटिव एजेंट होता है। क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा हुआ है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन यहां पर है एंट अमीबा, सेकंड ऑप्शन है ई कोलाई, थर्ड ऑप्शन है सीजेला और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकाई।
ध्यान रहे क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, जहां भी क्वेश्चन है क्वेश्चन का मीन्स आपको समझ में आना चाहिए, देन आपको ऑप्शन समझ में आने चाहिए, तभी जाकर आपको सही आंसर पता चलेगा, सही आंसर लगा पाएंगे, अदरवाइज गलत कर देंगे। और पहले ही बता दूं जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास केवल 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और टाइमिंग मिलेगा आपको 120 मिनट्स, 120 मिनट आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए। समथिंग 1 मिनट भी आप लेते हैं क्वेश्चन पर, फिर भी आपको काफी सारे मिनट्स एक्स्ट्रा बचेंगे, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी है, सस्पेंस के साथ बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ बिल्कुल समझकर आंसर देना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा कि बेसिलरी जो डिसेंट्री होती है उस किसका इसका पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, क्वेश्चन यहां पर यह पूछा है। चलिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीजेला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेसिलरी डिसेंट्री पॉजिटिव एजेंट है सीजेला, बेसिलरी डिसेंट्री जिसका पॉजिटिव एजेंट है क्या, सीजेला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2 बार, हो सकता है आपके एग्जाम में एज इट इज रिपीट हो जाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, समझते हैं और आंसर देते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कहता है अमेबिक डिसेंट्री पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज, क्वेश्चन सेम है, वहां पर ऊपर जो क्वेश्चन था वो बेसिलरी डिसेंट्री से रिगार्डेड था, पॉजिटिव एजेंट यहां पर पूछा था, यहां पर कौन सी डिसेंट्री है, अमेबिक डिसेंट्री है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा है। चलिएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल करेक्ट से। अब आंसर आपको देना है, पहला ऑप्शन इसका है ई कोलाई, ए ऑप्शन इसका है ई कोलाई, बी ऑप्शन इसका है सीजेला, सी ऑप्शन इसका है स्ट्रेप्टोकोकाई और डी ऑप्शन इसका है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। चलेगा, आंसर आपको देना है, केवल 2 सेकंड आपके पास है, जल्दी से आंसर देना है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है अभी तक जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं आपको याद है, नहीं याद है तो अब से याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बुक्स से यानी आपके जो भी मॉड्यूल्स हैं उनसे निकाले हुए हैं, बिल्कुल एडिटेड और सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सब क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, सब क्वेश्चन आपको याद रहने पड़ेंगे। चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है और आप सबसे कहना चाहूंगा आपके पास जो मॉड्यूल्स भिजवाए हैं यूनिवर्सिटी ने उनको एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़िएगा, एक बार जरूर उन पर नजरें घुमाइएगा, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, चाहे आपको परेशान होकर पढ़ना है चाहे आपको हंसकर पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, लेकिन एक बार जरूर नजरें घुमानी है, तभी जाकर काफी सारे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो अमीबिक डिसेंट्री होती है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी बीपीसी सीएचएन का जो प्रीवियसली एग्जाम हो चुका है इग्नू यूनिवर्सिटी के उसके अंदर पूछा गया है, बिल्कुल याद रखिएगा, भूलना नहीं है। और आप सबसे कह देना चाहूंगा कि आपका एग्जाम ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, ज्यादा टिपिकल नहीं रहेगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपके एग्जाम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, केवल माइंड चलाना है, दिमाग में याद रखना है और अपना दिमाग चलाना है और अपना हाथ चलाना है और अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर यह कहता है विब्रियो कोलेरा, जो कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर, देखिएगा क्वेश्चन सिंपल सा है और आई थिंक आप सबको समझ में आ गया क्वेश्चन और आई थिंक आप सबको इसका आंसर भी पता है। देखिएगा क्वेश्चन आपको इजी लग सकते हैं, क्वेश्चन आपको सीधे सीधे लग सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर मत जाइएगा, क्वेश्चन यही आएंगे आपके एग्जाम में क्योंकि आपका सिलेबस ही यही है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। चलेगा, विब्रियो कोलेरा जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है किसके लिए, किसको कोज करते हैं विब्रियो कोलेरा, ऑप्शन नंबर ए जॉन्डिस को कोज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी डिसेंट्री को कोज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी कोलेरा को खोज करते, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव, किसको खोज करते हैं, नन ऑफ दीज, है ना, किसको खोज करते हैं, विब्रियो कोलेरी, नाम से मीनिंग निकल रहा है, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, सबने आंसर दे दिया होगा उम्मीद करता हूं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोलेरा। विब्रियो कोलेरा पॉजिटिव एजेंट है किसके रिगार्डेड? कोलेरा का। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद होना चाहिए। और आपको बता देना चाहूंगा विब्रियो कोलेरा, जो कोलेरा है, दूसरा डिसेंट्री है, ये दोनों किसके अंदर शामिल होते हैं? चलिएगा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, डिसेंट्री और कोलेरा किसके पार्ट माने जाते हैं? डिसेंट्री और कोलेरा क्या है? आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर बताइएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। समझदार अपना आंसर बता देंगे, जिसको याद होगा अपना आंसर बता देंगे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, फटाफट से जवाब दे दीजिएगा। डिसेंट्री और कोलेरा किसके अंदर शामिल है? किसके रिगार्डेड डिसऑर्डर्स माने जाते हैं? किसके रिगार्डेड डिजीज मानी जाती है? जल्दी से आंसर आपको दीजिएगा। चलेगा, ये किसके अंदर है? ये डायरियल डिजीज है। क्या है? डायरियल डिजीज है, याद रखिएगा। कौन सी डिजीज है? डायरियल डिजीज है। डायरिया के अंदर ही शामिल होती है आपकी डिसेंट्री, डायरिया के अंदर ही शामिल होती है आपकी कोलेरा। डिसेंट्री जिसके अंदर एक बेसिलरी डिसेंट्री होती है, एक अमेबिक डिसेंट्री होती है। कोलेरा जो कि ये सब किससे? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होती है, आप सबको याद होगा। चलिएगा, याद नहीं है तो याद रखेगा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर अपन काफी अच्छी तरीके से इनको पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूं बहुत ही जल्दी उन सेशन को भी अपन ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा स्पीडली चलेंगे अब, ताकि अपने एग्जाम से पहले ये सारा कवर हो जाए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और सबसे कहना चाहूंगा, जो भी अभी कनेक्टेड है, जो बाद में आकर कनेक्ट हो रहे हैं या जो कनेक्ट होकर जा रहे हैं बार बार, वो जाना आना बंद कीजिएगा। सेशन में कंटिन्यू बने रहिएगा, ताकि सभी सेशन का, सभी क्वेश्चन का बेनिफिट आपको हो सके। और सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। और जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं या बार बार विजिट करते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर सेशन, हर क्लास उन तक पहुंचे और वो इजीली इनको देख पाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है रिस्क इज मोर आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद किसका रिस्क सबसे ज्यादा माना जाता है? किसका रिस्क सबसे ज्यादा माना जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद किसके होने का चांसेस ज्यादा माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप देखिएगा, ए नंबर ऑप्शन है हेपेटाइटिस ए, बी ऑप्शन है यहां पर हेपेटाइटिस डी, सी ऑप्शन है यहां पर हेपेटाइटिस बी, और डी ऑप्शन यहां पर हेपेटाइटिस ई। जल्दी से अपना आंसर दे दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलिएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के कारण से, सॉरी, हेपेटाइटिस बी क्या होता है? ब्लड सीरम से रिगार्डेड है, यानी सीरम से रिगार्डेड हेपेटाइटिस है, और ब्लड के थ्रू जो ट्रांसमिट होता है वो कौन सा वो ट्रांसमिट होता है? वो हेपेटाइटिस बी ही ट्रांसमिट होता है। कौन सा ट्रांसमिट होता है? बी ही ट्रांसमिट होता है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, याद रखिएगा। ए डी ई ये क्या है? फीको ओरल रूट से माने जाते हैं। ए डी जो है, ए ई है, ये फीको ओरल रूट से माने जाते हैं। बेसिकली अपन इसका आंसर मानते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट आंसर होता है इसका ऑप्शन नंबर सी। हेपेटाइटिस बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद जो मोर रिस्क माना जाता है वो हेपेटाइटिस बी के होने का चांसेस माना जाता है। एक अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऐसा नहीं था, अगर यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन हेपेटाइटिस बी की जगह हेपेटाइटिस सी होता, तब भी आंसर क्या होता आपका? तब भी आंसर क्या होता आपका? यही होता। तब भी आपका आंसर क्या होता? यही होता, क्योंकि बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी जनरली ब्लड सीरम से रिगार्डेड होती है, और ब्लड सीरम से यानी ब्लड के थ्रू ही जो ओरल फ्लूइड होते हैं, जो कि बॉडी फ्लूइड होते हैं, उनके थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। इसलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर ये हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन है तो बी होगा, और सी ऑप्शन है तो सी होगा। बिल्कुल याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा स्पीड से चले ताकि ज़्यादा क्वेश्चन निकाल सके, और थोड़ा सा मैं ज़्यादा तेज भी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे गले में वैसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है 2-3 दिन से।
चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन सिंपल सा है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है हीमेटेमेसिस इज, हीमेटेमेसिस क्या होता है? हीमेटेमेसिस जानते हो ना क्या होता है, वो ही आपको आंसर देना है। हीमेटेमेसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर ब्लड इन ओमिटस, ओमिटस के अंदर ब्लड आना यानी ओमिटिंग के अंदर ब्लड आना। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर ब्लड इन स्पुटम, स्पुटम के अंदर ब्लड आना। सी ऑप्शन है यहाँ पर फ्रेश ब्लड इन स्टूल, स्टूल के अंदर फ्रेश ब्लड का आना। और डी ऑप्शन है यहाँ पर ओकल्ट ब्लड इन स्टूल, ओकल्ट ब्लड, स्टूल के अंदर ओकल्ट ब्लड आना। क्या है हीमेटेमेसिस? इसका जल्दी से अपना आंसर बताना है। हीमेटेमेसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जल्दी से आंसर देना है, क्या करेक्ट आंसर होगा? हीमेटेमेसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जल्दी से आंसर आपको देना है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओमिटिंग के साथ ब्लड अगर आ रहा है तो उस कंडीशन को हम हीमेटेमेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। अगर वोमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है तो हम उस कंडीशन को हीमेटेमेसिस कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा समझते हैं क्वेश्चन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन यहां पर ये कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है, ORS यूज इन, ORS जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट जो होता है वो यूज किया जाता है किसके अंदर? बेसिकली किसके अंदर ORS अपन यूज करते हैं? पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा गैस्ट्राइटिस, दूसरा ऑप्शन यहां पर देखेगा बी ऑप्शन है यहां पर कॉन्स्टिपेशन, सी ऑप्शन है यहां पर डायरिया और डी ऑप्शन यहां पर अल्सर। अब बताइएगा क्या करेक्ट आंसर इसका होगा। चलेगा किसके अंदर ORS को अपन जनरली यूज किए जाते हैं? किसके अंदर जनरली ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को अपन काम में लेते हैं? जल्दी से आंसर देना है, क्या करेक्ट आंसर है? 2 सेकंड आपके पास है। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायरिया के अंदर जनरली अपन ORS देते हैं, डायरिया के अंदर जनरली अपन ORS देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि डायरिया के अंदर डिहाइड्रेशन की रिस्क होती है, डिहाइड्रेशन की रिस्क होती है। और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं? ORS देते हैं, याद रखेगा, भूलना नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इजी सा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, याद रखना है आपको और हमेशा याद रखना है, हो जाए आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप हो जाए क्योंकि रिपीटेडली क्वेश्चन है। चलिए मीनिंग ऑफ हिमेटोचेजिया, हिमेटोचेजिया का क्या मीनिंग है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है हिमेटोचेजिया, हमने डिस्कस किया था, जो फुल सेशन अपन ने डिस्कस किए हैं जीआईटी सिस्टम के रिगार्डेड, उनके अंदर डिस्कस किया था हिमेटोचेजिया क्या होता है। तो हिमेटोचेजिया का मीनिंग्स आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला यहां पर है ब्लीडिंग बाय माउथ, माउथ के थ्रू ब्लीडिंग होना, दैट इज हिमेटोचेजिया या हिमेटोचेजिया। सेकंड नंबर ऑप्शन है ब्लीडिंग पर वेजाइन, ब्लीडिंग पर रेक्टम, रेक्टम के थ्रू क्या आना? ब्लड आना, दैट इज हिमेटोचेजिया। सी ऑप्शन है ब्लीडिंग इन गम्स, गम्स के अंदर ब्लीडिंग होना, दैट इज हिमेटोचेजिया। या ब्लीडिंग इन लंग्स, लंग्स के थ्रू ब्लीडिंग होना या लंग्स में ब्लीडिंग होना, क्या है? चलिएगा क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि जो हिमेटोचेजिया होता है वो एक्चुअली में होता क्या है, हिमेटोचेजिया एक्चुअली में होता क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब हिमेटोचेजिया का मीनिंग आपको बताना है कि हिमेटोचेजिया का मीनिंग क्या होता है। क्या हिमेटोचेजिया होता है जिसमें माउथ से ब्लड आता है? क्या हिमेटोचेजिया के अंदर रेक्टम से ब्लड आता है? क्या गम से ब्लड आता है या फिर लंग्स में ब्लड आता है? क्या है हिमेटोचेजिया? आंसर आपको देना है, 2 सेकंड आपके पास है, करेक्ट आंसर आपको देना है, फिर आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। चलेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्लीडिंग फ्रॉम या ब्लीडिंग पर रेक्टम, रेक्टम के थ्रू या रेक्टम से ब्लड का आना, ब्लीडिंग होना, रेक्टम के थ्रू ब्लीडिंग होना, दैट इज हिमेटोचेजिया। याद रखिएगा, देखिएगा, याद रखिएगा हिमेटोचेजिया क्या है। हिमेटोचेजिया मतलब कि रेक्टम से ब्लड का आना,
ब्लीडिंग पर रेक्टम दैट इज नोन एज हेमेटोचेजिया। याद रखेगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, इसीलिए याद रखना है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके से सेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहे और कंटिन्यू सेशन के साथ आप पढ़ाई करते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है सिम्टम्स ऑफ डिस्पेप्सिया। देखिएगा, सिम्टम्स ऑफ डिस्पेप्सिया, डिस्फेजिया नहीं है, डिस्पेप्सिया है, याद रखिएगा, सिम्टम्स ऑफ डिस्पेप्सिया। अब डिस्पेप्सिया क्या होता है, इसके रिगार्डेड ऑलरेडी मैंने मेजर सेशन ले रखा है, तो एक बार से सेशन को, जब इस सेशन के बाद, जब ये आपका क्लास फिनिश हो जाए तो उसके बाद उन सेशन को देख लीजिएगा, ताकि कंप्लीटली जानकारी आपको मिल जाए, ताकि हर सेशन के अंदर एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं की जाए, ताकि आपका क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन नहीं हो पाए। इसीलिए इस डिस्पेप्सिया के रिगार्डेड आप प्रीवियसली क्लासेस के अंदर देख लीजिएगा डिस्पेप्सिया क्या होता है। यहां पर केवल सिम्टम्स पूछे हैं डिस्पेप्सिया के रिगार्डेड। क्या पूछे हैं? केवल सिम्टम्स पूछे हैं डिस्पेप्सिया के रिगार्डेड। तो सिम्टम्स क्या होते हैं डिस्पेप्सिया के? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होता है? जल्दी से आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर है एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन अपन जनरली इसको कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है लॉस ऑफ एपेटाइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको एनोरेक्सिया जनरली अपन कहते हैं। उसके अलावा बर्पिंग, उसके अलावा क्या होता है बर्पिंग, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्या इसका करेक्ट आंसर है? डिस्पेप्सिया के रिगार्डेड सेशन देख लीजिएगा। डिस्पेप्सिया के रिगार्डेड जो ऑप्शन आपको दिए हैं सिम्टम्स, कौन सा सिम्टम डिस्पेप्सिया का है? ऑप्शन एपिगैस्ट्रिक बर्पिंग पेन या बर्निंग पेन, सेकंड ऑप्शन है लॉस ऑफ एपेटाइट, थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन है बर्निंग या बर्पिंग, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा, फिर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा। जल्दी से कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से आंसर देना है आपको, 2 सेकंड आपको दिया हूं, बस 2 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्या होता है सिम्टम्स ऑफ डिस्पेप्सिया? डिस्पेप्सिया का सिम्टम्स क्या होता है, आपको आंसर इसका देना है। जल्दी से आंसर देना है, ज्यादा टाइमिंग अपने पास नहीं है, क्योंकि अब में हमें काफी सारे क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने हैं, काफी सारे हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो राइट आंसर है वो अपन कहें तो इसके अंदर लॉस ऑफ हेपेटाइटिस भी होता है, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस भी इसके अंदर देखने को मिलता है, एपिगैस्ट्रिक पेन भी इसके अंदर देखने को मिलता है, और बर्पिंग भी इसके अंदर देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑल ऑफ दी अबव, सारे सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आपको बताना चाहे तो डिस्पेप्सिया एक्चुअली में क्या होता है? डिस्पेप्सिया एक नॉन स्पेसिफिक ग्रुप डिसऑर्डर है, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिम्टम इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और एक तरीके से कहे तो अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शनल डिजीज मानी जाती है। अपर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी फंक्शनल डिजीज ये मानी जाती हैं, याद रहे उसकी फंक्शनल डिजीज ये मानी जाती है। बाकी इसके रिगार्डेड डिटेल से आप प्रीवियसली सेशन के अंदर देखे, डिस्पेप्सिया के रिगार्डेड ऑलरेडी सेशन मैंने अवेलेबल करवा रखा है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है अपेतस अल्सर के रिगार्डेड, और इसके रिगार्डेड भी आपको फुल सेशन अवेलेबल करवा रखा है। अपेतस अल्सर रिड्यूस्ड बाय, अपेतस अल्सर क्या होते हैं आप सबको पता है। अपेतस अल्सर एक तरीके से अल्सर आ रहा है, और अपेतस जनरली माउथ अल्सर से रिगार्डेड है, ठीक है। तो अपेतस अल्सर रिड्यूस्ड बाय, किसके थ्रू अपेतस अल्सर को अपन क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। किसके थ्रू हम अपेतस अल्सर, यानी अपेतस अल्सर क्या बताया मैंने? माउथ अल्सर, या फिर ओरल म्यूकोजल लीजन अपन कह सकते हैं, ओरल म्यूकोजल लीजन अपन कह सकते हैं, वो उसको अपन क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो किसके थ्रू अपन रिड्यूस कर सकते हैं? रिड्यूस करने की बात कही जा रही है, यानी किसका अपन यूज करेंगे जिससे आपको अपेतस अल्सर नहीं होंगे, और हो गए हैं तो उनसे रिड्यूस हो जाएंगे। चलेगा, पहला ऑप्शन है आपके पास गुड ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन को आप अच्छी तरीके से करेंगे
सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, प्लेंटी ऑफ ग्रीन लेफी वेजिटेबल, ग्रीन लेफल वेजिटेबल्स लेंगे, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स आप लेंगे। उसके अलावा एंश्योर टूथ ब्रश हैज अलाइंड एंड सॉफ्ट ब्रिस्टल। देखिएगा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस अल्सर को कैसे अपन रिड्यूस करें, तो यहां पर देखिएगा पहला ऑप्शन है गुड ओरल हाइजीन के थ्रू, सेकंड ऑप्शन है प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल के थ्रू, ग्रीन लेफी वेजिटेबल के थ्रू, और सी ऑप्शन है यहाँ पर एंश्योर टूथ ब्रश एंड एंश्योर टूथ ब्रश हैज अलाइंड एंड सॉफ्ट ब्रिस्टल, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया और आंसर भी आपको समझ में आ गया, तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा और उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया है। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहां पर अगर ओरल हाइजीन आप अच्छी तरीके से करते हैं तो उससे भी आपका अपेटस अल्सर को रिड्यूस किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप प्लेंटी ऑफ ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स लेते हैं तो उसके थ्रू भी रिड्यूस किया जा सकता है। उसके अलावा आप टूथ ब्रश जो काम में लेते हैं उसके अंदर आपको सॉफ्ट ब्रिस्टल लेने हैं, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अपेटस अल्सर का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जनरली कहें तो ओरल अल्सर अपन कह सकते हैं, माउथ अल्सर अपन कह सकते हैं, या ओरल म्यूकोजल अल्सर या लीजन अपन कह सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए तीनों फॉलोइंग ऑप्शन काम में लिए जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूं सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, सेशन आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी को सेशन मिले और सभी इन सेशन का बेनिफिट ले सके, सभी इन क्वेश्चन का बेनिफिट ले सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इजी सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सबको याद होगा, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन है बिलीरुबिन इज द प्रोडक्ट ऑफ, बिलीरुबिन किसका प्रोडक्ट है, यानी कि किसके ब्रेकडाउन से बिलीरुबिन बनता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बिलीरुबिन क्या है, क्वेश्चन ये है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर डब्ल्यूबीसी ब्रेकडाउन, डब्ल्यूबीसी के ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट माना जाता है, या फिर आरबीसी ब्रेकडाउन, आरबीसी के ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट माना जाता है, या फिर सी ऑप्शन है प्लेटलेट ब्रेकडाउन, प्लेटलेट के ब्रेकडाउन माना जाता है, या फिर डी ऑप्शन है फैट ब्रेकडाउन। किसके ब्रेकडाउन होने से, किसके ब्रेकडाउन होने से बिलीरुबिन बनता है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलेगा, आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर देना है, 2 सेकंड आपके पास है, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाएगा, जल्दी कीजिएगा। चलेगा, बिल्कुल सही आंसर इसका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी का ब्रेकडाउन। जैसे आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो आरबीसी के ब्रेकडाउन के थ्रू ही क्या बनती है, बिलीरुबिन बनती है। तो बिलीरुबिन इज प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होता है उसके रिजल्टेंट ही या उसी का प्रोडक्ट माना जाता है बिलीरुबिन। याद रखिएगा, बिलीरुबिन किसका प्रोडक्ट है, आरबीसी के ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल पे जो भी पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सेशन का बेनिफिट आप सब उठा सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इजी सा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। चलेगा, क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा, क्वेश्चन यहां पर यह कहता है कि एग्जाम्पल ऑफ NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स इंक्लूड, यानी नीचे जो फॉलोइंग ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा एग्जाम्पल NSAID का है, कौन सा एग्जाम्पल NSAID का है। NSAID मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, और इसके बारे में काफी कुछ पढ़े होंगे आप फार्मेकोलॉजी के अंदर। तो कौन सी ड्रग है जो कि NSAIDs नहीं है, या कौन सी ड्रग है जो NSAIDs है। तो चलिएगा, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन देखेगा एस्प्रिन, सेकंड ऑप्शन देखेगा आइब्यूप्रोपेन, थर्ड ऑप्शन देखेगा डेक्सामिथासोन, फोर्थ ऑप्शन देखेगा बोथ A एंड B। चलिएगा, आंसर आपको देना है जल्दी से।
चलेगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपको देना है, 2 सेकंड दे रहा हूं बस। चलिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि एस्प्रिन जो क्या है एनएसएआईडीज के अंदर आता है। आइबुप्रोफेन भी एक टाइप का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, लेकिन जो सी नंबर है डेक्सोना, जिसको जनरली डेक्सोना के नाम से जाना जाता है, डेक्सोमिथासोन, जो कि एक क्या है स्टेरॉइडल है, क्या है स्टेरॉइड्स हैं, इसीलिए ये नॉन स्टेरॉइड नहीं है, ये क्या है स्टेरॉइड है। याद रखिएगा डेक्सामिथासोन या डेक्सोना जो होता है वो स्टेरॉइड होता है। और रिमेनिंग ऑप्शन में जैसे कि ए एस्प्रिन, बी आइबुप्रोफेन और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलेगा, और अगर अभी तक आपने मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके अंदर जो बीपीसीसीएचएन के रिगार्डेड टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हैं उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि डेली अप टू डेट टेस्ट आप दे सके और उसके रिगार्डेड अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सके और खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप ला सके। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त, काफी सिंपल सा, काफी इजी सा और काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन ये है क्लिनिकल फीचर ऑफ कोलेरा। कोलेरा का क्लिनिकल फीचर क्या है? कोलेरा का क्लिनिकल फीचर क्या है? जल्दी से आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखेगा, यहां पर ए ऑप्शन देखेगा एक्यूट वाटरी डायरिया, एक्यूट वाटरी डायरिया। सेकंड नंबर ऑप्शन देखेगा नो ब्लड इन स्टूल। थर्ड ऑप्शन देखेगा नो म्यूकस इन स्टूल। और फोर्थ ऑप्शन देखेगा ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, आंसर आपको देना है, क्या करेक्ट आंसर इसका होगा। जल्दी से आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। और आई थिंक आप सबको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। उम्मीद करता हूं सबको याद है, और जिसको याद नहीं है वो याद रखेगा, जिसको याद नहीं है वो याद रखेगा, क्योंकि कोलेरा के अंदर अगर अपन देखें तो एक्यूट वाटरी डायरिया आता है, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद बात करें तो ब्लड इन स्टूल, ब्लड के अंदर सॉरी नो ब्लड इन स्टूल, स्टूल के अंदर किसी टाइप का कोई ब्लड नहीं आता है, ये भी सही है। उसके अलावा नो म्यूकस इन स्टूल, स्टूल के अंदर किसी भी टाइप का कोई म्यूकस नहीं होता है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल क्या है करेक्ट है, क्योंकि कोलेरा के अंदर किसी भी टाइप का कोई एक्यूट वाटरी डायरिया नहीं होता है। कोलेरा के अंदर कोई टाइप का ब्लड नहीं होता है स्टूल के अंदर। कोलेरा के अंदर किसी भी टाइप का म्यूकस नहीं होता है स्टूल के अंदर, यानी स्टूल के अंदर ना तो म्यूकस होता है ना ब्लड होता है और एक्यूट वाटरी डायरिया होता है, जो कि तीनों ऑप्शन कोलेरा के रिगार्डेड सही है। इस रिगार्डेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीनों ही फीचर कोलेरा के रिगार्डेड सही माने जाते हैं। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और काफी जबरदस्त, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलेगा, समझते हैं। क्वेश्चन यहां पर ये है 15 नंबर क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, 15 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहां पर ये कहता है, देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, क्लिनिकल फीचर ऑफ कोलेरा। सिंपल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि क्लिनिकल फीचर ऑफ कोलेरा, कोलेरा का क्लिनिकल फीचर क्या है। पहला ऑप्शन देखिएगा ओमेटिंग, नो ओमेटिंग। क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ऑप्शन समझना है। कोलेरा के अंदर देखे तो नो ओमेटिंग यहां पर दिया हुआ है। सेकेंड नंबर ऑप्शन देखिए स्पेसिफिक फीकल ऑर्डर, स्पेसिफिक फीकल ऑर्डर। सी ऑप्शन देखेगा राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल। और डी ऑप्शन देखेगा ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। कोलेरा के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन सही है, कोलेरा के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर आपको देना ही, सोच लीजिएगा, केवल 2 सेकंड आपको देता हूं, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। चलेगा,
इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। राइस वाटर स्टूल जो कि एक स्पेसिफिक फीचर माना जाता है कोलेरा का। कोलेरा के अंदर जो टर्बाइड स्टूल आता है, कोलेरा के अंदर टर्बाइड स्टूल आता है जिसको जनरली अपन राइस वाटर स्टूल कहते हैं। और ये क्वेश्चन काफी बार कंपिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुआ है और बीपीसीसीएचएन के एग्जाम के अंदर भी ये एज इट इज एज अ क्वेश्चन देखने को मिला है। तो याद रखिएगा राइस वाटर स्टूल किसका क्लिनिकल फीचर माना जाता है, तो आपका आंसर जाएगा कोलेरा का। तो यहां पर पहला ऑप्शन देखेगा नो ओमिटिंग, क्या ओमिटिंग नहीं होती है क्या कोलेरा के अंदर? सर कोलेरा के अंदर ओमिटिंग हो सकती है, बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है आपका। उसके अलावा स्पेसिफिक ऑर्डर, सर नहीं, स्पेसिफिक ऑर्डर किसी भी टाइप का स्पेसिफिक ऑर्डर फीकल ऑर्डर यहां पर देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। और ऑल ऑफ दी तो गलत रहेगा, तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके से सेशन मिलता रहे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू वी कॉल द सब्सटेंस दैट कैन हेल्प द ओमिटिंग। क्वेश्चन समझ में आ गया? व्हाट डू वी कॉल द सब्सटेंस दैट कैन स्टॉप द ओमिटिंग। क्वेश्चन ये कहता है कि कौन से सब्सटेंस को आप काम में लेंगे जिससे आपकी ओमिटिंग है कैन स्टॉप ओमिटिंग, यानी ओमिटिंग स्टॉप हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा एंटी हीमोलाइटिक, सेकंड ऑप्शन देखिएगा एंटीबायोटिक, सी ऑप्शन देखिएगा एंटीसेप्टिक्स, डी ऑप्शन देखिएगा एंटी इमेटिक्स। चलिएगा आंसर आपको देना है फटाफट से। उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आ गया और आंसर भी समझ में आ गया, करेक्ट ऑप्शन भी आपको पकड़ में आ गया, तो आंसर आपको देना है फटाफट से। 2 सेकंड आपके पास। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटीइमेटिक्स। एंटीइमेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि एमिटिंग को, एंटीइमेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि ओमिटिंग को क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं। स्टॉप द ओमिटिंग, स्टॉप द ओमिटिंग, ऐसी ड्रग जो कि ओमिटिंग को क्या कर देती है, स्टॉप करवा देती है, एंटीइमेटिक्स कहलाती है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। इमेटिक्स मतलब कि ओमिटिंग को प्रोड्यूस करने वाली और एंटीइमेटिक्स मतलब कि इमेटिंग को यानी ओमिटिंग को सप्रेस करने वाली, यानी दबाने वाली, यानी स्टॉप करने वाली। आई थिंक समझ में आ गया होगा अब। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है फटाफट से, जल्दी कीजिएगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल सा है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है 70 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विद सीवियर डिहाइड्रेशन। एक पेशेंट है जिसको सीवियर क्या हो रखा है, डिहाइड्रेशन हो रखा है। एक पेशेंट है जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो उसको आप फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या लेंगे, आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस आपसे पूछा है। क्या पूछा है? आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस आपसे पूछा है। किसके लिए? ऐसा पर्सन है जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा है, यानी पानी की कमी हो रखी है उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा। तो आप उस पर्सन के अंदर कौन सा फ्लूइड चढ़ाएंगे, कौन सा फ्लूइड उसके लिए आप काम में लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है 5% डेक्सट्रोज, सेकेंड ऑप्शन है डीएनएस, थर्ड ऑप्शन है आईवी एल्बुमिन, आईवी एल्बुमिन, और फोर्थ ऑप्शन है रिंगर लेक्टेड यानी आरएल। चलेगा आंसर आपको देना है, जल्दी से आंसर देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट है जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो उसके अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन सा आप लोगे, यानी कौन सा फ्लूइड उसके अंदर जनरली आप काम में लोगे। क्या 5% डेक्सट्रोज काम में लोगे, क्या डीएनएस काम में लोगे, क्या आईवी एल्बुमिन काम में लोगे, या फिर रिंगर लेक्टेड काम में लोगे, कौन सा काम में लोगे? जल्दी से आपको आंसर देना है। चलेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
डिहाइड्रेशन के पर्पज से अगर बात करें अपन, और सीवियर डिहाइड्रेशन यहां पर दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप आरएल काम में लेंगे। जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होती हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, वो होती हैं आरएल, यानी रिंगर लैक्टेड, बिल्कुल फ्लूइड ऑफ चॉइस मानी जाती है। याद रखेगा, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी नहीं भूलना है इस बात को, ठीक है, ध्यान रहे। आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस की अगर बात करें, स्पेशली सीवियर डिहाइड्रेशन की, स्पेशली सीवियर डिहाइड्रेशन की, तो आपका डायरेक्टली आंसर जाएगा रिंगर लैक्टेट पर, आरएल पर जाएगा, और कहीं पर भी नहीं जाएगा, सीधा कहां पहुंच जाओगे, आरएल पर पहुंच जाओगे, ठीक है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। मिशन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके बीपीसीसीएच है ना, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि बेनिफिट होता रहे। और जैसा कि आप सबको पता है, आज भी आपका टेस्ट है 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा, और टाइमिंग शेड्यूल मैंने ऐप के अंदर कर रखा है, वहां पर आप देख लीजिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन ये कहता है पेन इज, पेन क्या है, पेन क्या है, पेन का आंसर आपको देना है। पेन एक्चुअली में होता क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। पेन अपन ने पढ़ा है, पेन का एक पूरा सेशन अपन ने ले रखा है, पेन के रिगार्डेड फुल सेशन अपन ने ले रखा है, उम्मीद है आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो याद रखेगा, पेन के रिगार्डेड जो सेशन अपन ने पढ़ा है उसको एक बार देख लीजिएगा। चलेगा, पेन क्या है, पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, पेन क्या है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है। सेकंड नंबर ऑप्शन है सब्जेक्टिव इन नेचर, थर्ड ऑप्शन है इमोशनल एक्सपीरियंस, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलेगा, आंसर आपको देना है, पेन एक्चुअली में होता क्या है, आंसर आपको बताना है। पेन एक्चुअली में होता क्या है उसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, पेन के रिगार्डेड क्या आंसर होगा। तो पेन के रिगार्डेड अपन आंसर अगर लगाते हैं तो देखिएगा, समझते हैं। पहला ऑप्शन, पेन क्या है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकंड बात करें, पेन एक सब्जेक्टिव इन नेचर में होता है, बिल्कुल सब्जेक्टिव सेंस इसके अंदर देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। अगर बात करें पेन इमोशनल एक्सपीरियंस, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑल ऑफ दी अबव यहां पर देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी जबरदस्त है, देखिएगा देखिएगा, थोड़ा सा बार बार मुझे कफिंग हो रही है, आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है, क्वेश्चन समझना है, आंसर आपको देना है, क्योंकि थोड़ा सा गले में थोड़ा खराश है, ठीक है, थोड़ा कफिंग है, बाकी डोंट वरी, सस्पेंस के साथ सेशन को लीजिएगा। मेरी जो कोशिश है वो कोशिश आपको जरूर करवाऊंगा, ठीक है, जो मेरी कोशिश है, मैंने कहा है आज के सेशन के अंदर, आज के इस सेशन के अंदर फर्स्ट ब्लॉक के रिगार्डेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, चाहे सेशन 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, चाहे 3 घंटे का हो, लेकिन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की, इसलिए ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट और ज्यादा क्वेश्चन को अपन डिटेल से ज्यादा डिस्कस नहीं करें, केवल क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए, ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, तो इस यूनिट के अलावा इस ब्लॉक से कोई अदर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि काफी सेलेक्ट करके बनाए हुए क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 19 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, समझते हैं। क्वेश्चन ये है, मैनेजमेंट ऑफ बैसिलरी डिसेंट्री, जो अलग अलग डिसेंट्री होती है, बैसिलरी डिसेंट्री अभी अपन ने पढ़ा, एमीबिक डिसेंट्री होती है, दूसरा कोलेरा होता है, तीनों सारे किसके अंदर शामिल होते हैं, डायरिया के अंदर शामिल होते हैं, याद है ना, डायरिया के अंदर शामिल होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो नोट भी करते रहिएगा, अपने पास नोटबुक अपनी रखनी है ताकि उसमें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली सेकंड पेपर के रिगार्डेड अपन डिस्कस कर रहे हैं, आपको याद रखना है। चलेगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि जो बेसिलरी डिसेंट्री होती हैं उसके रिगार्डेड मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, किस किस से मैनेजमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, प्रिवेंट एंड ट्रीट द डिहाइड्रेशन, पहला ऑप्शन समझ में आ गया, प्रिवेंट एंड ट्रीट द डिहाइड्रेशन। सेकंड ऑप्शन है ORS, थर्ड ऑप्शन है सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg 12 आवर
5 डे, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे 500 mg 12 घंटे के हिसाब से 5 दिन तक देंगे, ठीक है। उसके अलावा ऑल ऑफ दी अबव चलेगा। अब आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर बताएगा ताकि जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चन को कवर कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकाल सके। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, देखिएगा पहला ऑप्शन देखेगा प्रिवेंट एंड ट्रीट द डिहाइड्रेशन। देखिएगा यहाँ पर बेसिलरी डिसेंट्री की बात की जा रही है, तो मैंने कहा डिसेंट्री क्या है, डिसेंट्री किसका पार्ट है, डायरिया का पार्ट है। डिसेंट्री क्या है, डायरिया का पार्ट है। और अगर डायरिया हुआ है किसी पर्सन को तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन तो ओबियसली देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन तो ओबियसली देखने को मिलेगा। और डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा तो उसको प्रिवेंट करेंगे या फिर उसको ट्रीट करेंगे। तो बिल्कुल ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ये तो अपन करेंगे मैनेजमेंट के अंदर, बेसिलरी डिसेंट्री के मैनेजमेंट के अंदर पहला ऑप्शन करेंगे। अब देखिएगा पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसके अंदर ओआरएस तो देंगे ही देंगे, बिल्कुल ये भी देंगे। उसके अलावा सी ऑप्शन है बेसिलरी डिसेंट्री के अंदर स्पेशली सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं 500 mg, 500 mg देते हैं, 12 हावरली देते हैं और 5 दिन तक देते हैं। याद रखिएगा अगर डिसेंट्री हुई है और स्पेशली बेसिलरी डिसेंट्री हुई है तो कौन सी एंटीबायोटिक यहां पर अवेलेबल करवाई जाती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन अवेलेबल करवाई जाती है। 500 mg 12 हावर के हिसाब से करवाई जाती है और 5 दिन तक करवाई जाती है। बिल्कुल सही आंसर है और इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पर जो तीनों ऑप्शन है वो बेसिलरी डिसेंट्री के मैनेजमेंट के लिए काम में लिए जाते हैं। क्या बेसिलरी डिसेंट्री के मैनेजमेंट के रिगार्डेड ये काम में लिए जाते हैं, इसीलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उसी के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आएगा और अभी तक जितने भी क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए उम्मीद है आप सबको याद है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गए होंगे। जिसको याद नहीं है वो याद रखे और जिसको समझ नहीं आए वो समझिए और जिसने नोट नहीं किए इंपॉर्टेंट पॉइंट वो नोट भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन्हीं में से आने, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन काफी सिंपल सा काफी इजी सा क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। चलेगा 20 नंबर क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज द अल्सर। क्वेश्चन काफी इजी है और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई पेशेंट है मान के चलेगा, उसकी बॉडी के अंदर अल्सर हुए हैं, क्या हो रखे अल्सर हुए हैं, तो अल्सर को डायग्नोज करने के लिए आप फॉलोइंग टेस्ट में से कौन सा टेस्ट काम में लेंगे। मान के चलेगा पेप्टिक अल्सर हुआ है, मान के चलेगा अपेटस अल्सर हो रखा है, कोई सा भी अल्सर, यहां स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सा अल्सर है, अल्सर हुआ है बस। अगर अल्सर है तो उसको डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट आप काम में लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन यहां पर एंडोस्कोपिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन यहां पर बेरियम सोलो करेंगे, थर्ड ऑप्शन यहां पर सीटी स्कैन करेंगे, फोर्थ ऑप्शन यहां पर एक्सरे करेंगे। क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट काम में लेंगे अल्सर को फाइंड आउट करने के लिए, अल्सर को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट आप काम में लोगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया और उम्मीद करता हूं ऑप्शन में भी आपको समझ में आ गया और ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया और इसका आंसर भी बता दो फटाफट से, 2 सेकंड आपके पास है। चलेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है एंडोस्कोपी।